हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट 1। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम यहाँ उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के रेलिवेंट है, और वो सारे क्वेश्चन जो आपने अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखे होंगे उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे, जिससे आप अदर क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके। तो पिछली सीरीज में हमने कुल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज का पार्ट 2 का, वो है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। हमने पढ़ा था, काफ़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने अपनी वीडियो में, कि बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम जो होता है वहाँ पर किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर क्लास आपका चाइल्ड सेंटर्ड होता है तो जनरली बच्चे किस तरीके से सीखते हैं वहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है आपका वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से। ऑप्शन नंबर 2 है आपका मुख्य रूप से शिक्षक से। ऑप्शन नंबर 3 है आपका वैयक्तिक रूप से। और ऑप्शन नंबर 3 है आपका समूहों में। तो जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से। गाइस, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे चाइल्ड को सेंटर में रखा जाता है। सेंटर मीन्स व्हाट, कि टीचर जब भी क्लास में इंस्ट्रक्शन देता है, लेसन प्लान बनाता है, सिलेबस तैयार होता है, जब भी तो बच्चे की नीड को और उसके लेवल को ध्यान में रखकर हर चीज़ डिज़ाइन करी जाती है। तो यही होता है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जब एक टीचर क्लास में आता है तो वो अपने लेवल को देखकर नहीं पढ़ाता। उसे पता होता है कि बच्चा 3rd क्लास का है तो हमें उसके लेवल की चीज़ें बतानी है, वो मेथड यूज़ करना है जो 3 साल के बच्चे के लिए अप्लाई होता है। जब आप 3 साल के बच्चे के लिए लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बच्चे के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता, जबकि आप स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करते हैं तो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो जब भी एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है तो वहाँ पर बच्चा इंडिविजुअली सीखता है और ग्रुप में भी सीखता है। अब आपको ध्यान देना है कैसे। तो गाइस, पहले ध्यान देने वाली बात है, बच्चा व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअली कब सीखता है। जब आप बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं क्लास में तो बच्चा क्योंकि बच्चे के लेवल का खुद है तो बच्चा अपने पेस के अकॉर्डिंग मूव करता है, यानी कि अपने स्टेप के अकॉर्डिंग मूव करता है। सामूहिक रूप से ऐसे सीखता है क्योंकि सारे बच्चे उसके ग्रुप के जो होते हैं, क्लास के जो होते हैं, वो सेम लेवल के होते हैं। तो वहाँ पर बच्चे के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बिल्डअप होती है, कोलैबोरेशन की फीलिंग आती है, और सारे बच्चे एक लेवल के होते हैं। तो बच्चे को सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बेनिफिट मिलता है वो ये कि बच्चा एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करके सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। आपको बताना है कि अगर एक मेडिकल का छात्र जब स्कूल में जाता है एडमिशन लेने के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके जाता है ताकि वो एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सके। तो ये जो बच्चे का ये जो बिहेवियर है उसमें आप किस तरीके का मोटिवेशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका वैयक्तिक, ऑप्शन नंबर 2 है आपका अनुभविक, ऑप्शन नंबर 3 है आपका आंतरिक, और ऑप्शन नंबर डी है आपका बाह्य। तो जो करेक्ट आंसर है आपका आंतरिक। फ्रेंड्स, हमने मोटिवेशन की बात की थी। तो मोटिवेशन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। पहले को इंट्रिंसिक कहते हैं और दूसरे को एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक मीन्स व्हाट, जब भी कोई बड़ा या बच्चा जब इंटरनली मोटिवेट होता है, उसको कोई एक्सटर्नल कोई ड्राइव नहीं होता है उसके पास, इंटरनल। जैसे कि बच्चे को पता है कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। अगर बच्चे के पास ऐसा कहा जाए कि बेटा मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे रहा हूँ और तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो ये जो होता है आपका, क्योंकि बाहर से ड्राइव आपको मिल रहा है, तो ये होगा आपका एक्सट्रिंसिक। लेकिन क्योंकि आपकी इंटरनल इच्छा है या आप चाहते हैं डॉक्टर बनना, तो ही आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो ये होगा आपका इंट्रिंसिक। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, यानी कि आपका जो बिहेवियर है उसमें जो आप परफॉर्म करते हैं वो किस एस्पेक्ट से आता है, किस पक्ष में आता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सीखने के गति क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है आपका सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है आपका सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सीखने के भावनात्मक क्षेत्र। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर आता है वो है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र।
गाइस जो बच्चे का व्यवहार होता है या किसी भी पर्सन का जो व्यवहार होता है उसकी एक्टिविटी पे बेस्ड होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो इंटरनली जैसा होता है, अगर उसकी सोच जिस टाइप की होगी, अगर वो नेगेटिव सोचता है ज्यादातर, तो उसके व्यवहार में वो चीजें आने लगती हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये आपके संज्ञान क्षेत्र को प्रभावित करता है, या आपका संज्ञान क्षेत्र जो है उससे आपका व्यवहार कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, क्योंकि आपका व्यवहार वही शो करता है जो आप अंदर से हैं। अगर आप गुस्सैल हैं स्वभाव से, तो आप बाहर भी ऐसे एक्टिविटीज शो करेंगे कि आप बहुत ज्यादा गुस्सैल हैं। तो यही चीजें होती हैं, आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र जैसा होगा आपका व्यवहार भी सिमिलरली वैसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं यानी कि ग्रुप प्रोजेक्ट, भूमिका निर्वाह यानी कि प्ले आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? आपको बताना है कि एक टीचर जो बच्चे को हमेशा व्यस्त रखती है ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप प्रोजेक्ट में, प्ले वे में, तो इस सारी चीजों में वो क्या बच्चे का किस एस्पेक्ट को वो टच कर रही है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ऑप्शन नंबर 2 है आपका मनोरंजन द्वारा अधिगम। ऑप्शन नंबर 3 है आपका भाषा निर्देशित अधिगम। और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो जो करेक्ट आंसर आपका आता है वो है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। गाइस यहाँ आपने देखा कि टीचर ने रेगुलरली बच्चे को कई सारी एक्टिविटीज में इंडल्ज करके रखा हुआ था। दैट मीन्स कि वो बच्चे के कई सारे एस्पेक्ट को टच कर रही है। वो चाहती है कि बच्चे के अंदर कोलैबोरेशन की फीलिंग भी आए, वो चाहती है कि बच्चे के अंदर का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो भी आए, बच्चे का कॉग्निटिव लेवल भी डेवलप हो। तो इन सारी चीजों को अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो आएगा आपका सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, क्योंकि बच्चा जब एक ग्रुप के साथ में प्रोजेक्ट करता है, ठीक ना, तो वहां पर बच्चा कई सारे बच्चों के साथ मिलता है, उनके साथ अपने थॉट को शेयर करता है, तो ये जो प्रोसेस है वो आपका कहलाएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। गाइस एक टीचर को जब सजेस्ट किया जाता है कि वो शिक्षार्थी यानी कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रुप की जो एक्टिविटीज है उनमें शामिल करे, क्योंकि इससे जो उनका सीखना है वो और भी ज्यादा बेटर बनता है। तो ये किस चीज में हेल्प करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका दुश्चिंता। तो गाइज क्योंकि आपका जो सामाजिक जो काम है, जो भी कार्य है वो आपका दुश्चिंता शायद ही कभी बने, क्योंकि वहां से आप कई सारे लोगों के साथ में काम करते हैं, तो अगर स्ट्रेस भी होती है किसी काम को लेकर तो वो छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो जाता है। नेक्स्ट है आपका समाजीकरण, थर्ड है आपका आक्रामकता और लास्ट है आपका मूल्य द्वंद्व। तो जो करेक्ट आंसर आपका आता है वो है समाजीकरण। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस किया था कि बच्चा जब कोई एक्ट करता है, कोई प्ले करता है, ग्रुप में होता है, तो वहाँ पे उसके अंदर इंटरैक्शन बढ़ता है उसके सोशल एस्पेक्ट का। तो अगर बच्चा अपने सोसाइटी के साथ में इंटरैक्ट कर रहा है रेगुलरली और बच्चे के अंदर ये चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं कि वो दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है वो उसको आता है वहाँ पर, तो उस टाइम बच्चे का जो डेवलपमेंट एरिया है वो है सोशल। तो जो आपका करेक्ट आंसर आप यहाँ पे निकल कर आता है वो है समाजीकरण। समाजीकरण कैसे होगा? आपने पढ़ा होगा कि बच्चा जब 5 साल के बाद होता है तो उसकी समाजीकरण का लेवल बढ़ता चला जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि बच्चे के अंदर सामाजिकता कब पैदा होती है तो 3 या 4 साल में स्टार्ट हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि 3-4 साल के बच्चे घर में खेलना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि और सारे बच्चों के साथ कॉन्टेक्ट में आए, खिलौने शेयर करें, उनसे बातें शेयर करें, खेले। इतने छोटे बच्चे गुड़िया या फिर एक दूसरे के साथ ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं, छुपना पसंद करते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं। तो ये सारी जो सामूहिकता की भावना है बच्चे के अंदर वो 3 साल से ही डेवलप हो जाती है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक को क्या चाहिए? जब एक टीचर क्लास में जब लेक्चर दे रहा होता है तो वहाँ पे उसे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए कि उसका जो लेक्चर है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका संबंध स्थापित करना। ऑप्शन नंबर 2 है आपका सार्थक शारीरिक हाव भाव यानी कि जेस्चर को समावेशित करना। ऑप्शन नंबर 3 है आपका व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक यानी कि स्टैटिक बना रहना। और ऑप्शन नंबर डी है आपका ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करना। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है सार्थक शारीरिक हाव भाव यानी कि जेस्चर को समावेशित करना।
गाइस जब भी क्लास में एज अ टीचर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप क्लास में जाते हैं तो या अगर आप एज अ स्टूडेंट भी देखें तो जो टीचर आपकी क्लास में जस्ट यूं ही एक ही टोन में बोलते हैं, आप उनकी बातों को कम नोटिस करते हैं, बजाय उनके जो लोग आपकी जिन लोगों की वॉइस में आपने मॉड्यूलेशन देखा होगा, यानी कि किस बात पे फोकस करना है, ज़्यादा बल देना है, किस बात पे कम बल देना है। तो ये जो तरीका जो होता है जिसमें हाव भाव जो होते हैं हाथों के द्वारा, अपने फेस एक्सप्रेशन के द्वारा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, जब कोई टीचर साथ मिलके इन सारी चीज़ों के साथ मिलकर जब इंस्ट्रक्शन देता है क्लास में, उस टाइम अगर बच्चे का देखा जाए कि बच्चा कितना क्लास में एक्टिव है, तो वहाँ पर बच्चा ज़्यादा ग्रेस्प करता है, बजाय उसके कि जो लोग बॉडी पोस्चर यूज़ नहीं करते और जेस्चर का यूज़ नहीं करते बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज और जो एक्सप्रेशन, जो जेस्चर टीचर शो करता है, ये कहीं ना कहीं बच्चे को मोटिवेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं आपकी बातें सुनने के लिए। तो ये कुछ ट्रिक्स है जो टीचर को बताए जाते हैं। और आपने कई बारी जब बीएड में आपने माइक्रो टीचिंग करी होगी, 40 डेज का जो टीचिंग करा होगा, तो उसमें कई सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। और आप अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करना चाहते हैं अपने क्लासरूम में, तो आप क्लास में जाइए, क्लास में और जस्ट एक लाइन में चीज़ें बोल के पढ़ते चले जाइए। तो और उसी चीज़ को, उसी कंटेंट को आप दूसरी क्लास में जाइए और काफ़ी एक्सप्रेशन के साथ में पढ़ाइए, जेस्चर के साथ में पढ़ाइए। तो जो अब दूसरी क्लास में आपने जेस्चर के साथ पढ़ाया है, वो बच्चे ज़्यादा ग्रैस्प करेंगे उन चीज़ों को जो आपने पढ़ाया, बजाय उनके जहाँ पर आप सेम तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है गाइस वॉइस मॉड्यूलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। आपको बताना है कि ये जो मीडिया होती है, टेलीविजन, रेडियो और ये जो वॉकी टॉकीज वगैरह है और ये जो मोबाइल फोन्स है, इन सब तरीकों में आप इन सब चीज़ों को जब मानते हैं कि आपकी अधिगम में हेल्प कर रहा है, तो किस तरीके से हेल्प कर रहा है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका शैक्षिक टेलीविजन यानी कि एजुकेशनल टीवी। बी है आपका शैक्षिक प्रसारण, एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर और लास्ट है आपका टेलीविजन। तो करेक्ट आंसर है आपका शैक्षिक टेलीविजन। अभी हमने बात करा था सोशल जो आपका मीडिया है, तो मीडिया में कई सारी चीज़ें आती हैं, पिक्स के द्वारा पढ़ना, पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा पढ़ना है, वीडियो के द्वारा पढ़ना है, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा। तो ये जो लर्निंग आपकी इन सारी चीज़ों से होती है, उनमें जो बेस्ट आपको प्रस्तुतिकरण के द्वारा, जो आपको बेस्ट प्रस्तुतिकरण जिसके द्वारा होएगा, तो वो आपको शैक्षिक टेलीविजन यानी कि एजुकेशनल टेलीविजन के द्वारा होगा। अब आपको जानने की ज़रूरत है कि टेलीविजन और जो आपके शैक्षिक टेलीविजन है, दोनों में अंतर क्या है। तो जो जनरल सा टीवी है जिन्हें आप घर में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो आपका हुआ टीवी। पर शैक्षिक टेलीविजन की जगह पे आप प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं, या ऐसा टेलीविजन जहाँ पर आप एजुकेशन के एरिया में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा उसमें अलग सी चीज़ें ऐड होती हैं, यानी कि वॉइस के लिए अलग, कलर चेंजेस के लिए अलग और एनिमेशन के लिए अलग। तो ये सारी चीज़ें जब ऐड होती हैं तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बच्चे को जहाँ बच्चा चीज़ों को इजीली ग्रास्प कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। जब एक टीचर बच्चे के साथ में कॉन्वर्जेट करता है, संप्रेषण करता है, तो उसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है उन्हें निर्देश देना, यानी कि उन्हें इंस्ट्रक्शन देना। नेक्स्ट है आपका विचारों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी है उनसे प्रश्न करने को कहना। और ऑप्शन नंबर डी है उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है विचारों का आदान प्रदान करना। आप सभी ने देखा होगा कि जब एक टीचर क्लास में अपना इंस्ट्रक्शन देता है, अपना जब कॉन्वर्सेट करता है बच्चों के साथ में, तो उनका पूरा मोटिवेशन, उनका पूरा जो स्ट्रेस है, एम्फेसिस है, वो इसी पे रहता है कि बच्चा जो है उनके इंस्ट्रक्शन को इजीली समझे। जब एक टीचर एप्पल के बारे में पढ़ाता है, क ख ग के बारे में पढ़ा रहा होता है, तो वो चाहता है कि मैंने जो पढ़ा है वो बच्चे तक पहुंचे। तो ये जो इंटरैक्शन होती है, जो डायलॉग होता है गाइस, मोनोलॉग नहीं, डायलॉग मीन्स बच्चे ने कुछ क्वेश्चन किया, टीचर ने आंसर दिया, फिर टीचर ने क्वेश्चन किया, बच्चे ने आंसर दिया, तो ये हुआ आपका डायलॉग। तो ये जो डायलॉग है, इसके थ्रू जब बच्चा इंटरैक्ट करता है टीचर के साथ में या फिर क्लास के मेंबर्स के साथ में, तो वहाँ पर जो है उनके विचारों का आदान प्रदान होता है। जैसे क्लास में अगर टीचर ने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया तो बच्चों से पूछा कि बेटा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ पर बच्चे ने अपना मत रखा
कि सर फंक्शन जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है, और इम्पोर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स जो हैं इसके थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जब बच्चा टीचर को बताता है तो दूसरे बच्चे को भी ये चीज़ें पता चलती हैं, टीचर भी इसमें कुछ ऐड कर सकता है अपना पॉइंट। तो ये चीज़ें हैं अपने विचारों के आदान प्रदान की। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है, यानी कि जब भी आप कोई स्किल को सीखने जाते हैं, जैसे आपने माइक्रो टीचिंग में ही स्किल सीखी थी, तो जब भी आप किसी स्किल को सीखने जाते हैं तो पहला आपका जो स्टेप है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अब पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अपने आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिले। ऑप्शन नंबर 1 है आपका यथार्थता, ऑप्शन नंबर 2 है आपका चालाकी, ऑप्शन नंबर 3 है आपका समन्वय, और ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुकरण। तो जो करेक्ट आंसर आया है आपका वो है अनुकरण। यानी कि जब भी किसी चीज़ को आप किसी भी स्किल को सीखने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अनुकरण करने की स्टेप होनी चाहिए। जब आप किसी चीज़ को देखकर रिपीट करते हैं तो ही वो स्किल आपके पास आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छी ब्लैक बोर्ड राइटिंग आए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनको देखकर जो कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग काफ़ी अच्छी करते हैं। अगर आप अच्छा लेक्चर देना सीखना चाहते हैं तो आपको कॉपी पर करना पड़ेगा उनको जो कि अच्छा लेक्चर क्लास में देते हैं। तो यही अवस्था है पहली, यानी किसी भी चीज़ को देखकर उसी चीज़ को रिपीट करना, अपने बिहेवियर में लाना, यही है आपका स्किल सीखने का सबसे पहला स्टेप। अगला प्रश्न है आपका लास्ट। निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक यानी कि औपचारिक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो फॉर्मल यानी कि औपचारिक अवधारणा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका योग्यता, ऑप्शन नंबर 2 है आपका कुर्सी, ऑप्शन नंबर 3 है आपका बल, और ऑप्शन नंबर डी है आपका गति। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है योग्यता। गाइस, जब भी क्लास में टीचर या हम फॉर्मली बच्चे को पढ़ाते हैं एज अ टीचर, और बच्चा भी तभी पढ़ता है जब हम फॉर्मली पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर किस चीज़ का उदाहरण नहीं है। तो अगर बच्चा कुर्सी, बल और गति इन सारी चीज़ों को जब पढ़ाता है तो ये किन चीज़ों का उदाहरण है? जो चीज़ें दिख रही हैं, जो विजुअल हैं और जिन्हें आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। पर योग्यता क्योंकि दिखाई नहीं देती है तो मूर्तवाचक के बारे में पूछा जा रहा है। मूर्त मीन्स होता है जो चीज़ विजिबल होती है, जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो योग्यता जो है उसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, हाँ इसका आकलन किया जा सकता है। जबकि कुर्सी, बल और गति इन सबको आप देख सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, और ये मूर्त है। तो गाइस, यहाँ पे खत्म होती है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। आई होप आपको वो सीरीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये चैनल, क्योंकि ये टारगेट टेट है, तो यहाँ पे आपको टेट से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। और कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी तरफ से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। पूरी कोशिश करी जाएगी आपके लिए वो कंटेंट लेके आने की। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।